हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम हर वीक इकोनॉमी के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 4 जुलाई से लेके जो 10 जुलाई के बीच में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए, ठीक है। उससे पहले के भी एक आई थिंक 3 जुलाई का भी एक आर्टिकल है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं आज। सबसे पहला जो आर्टिकल देखो हमें डिस्कस करना है वो है रिगार्डिंग विंडफॉल टैक्स। देखो बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जैक्टली किस चीज़ पे लगाया गया है, कैसे लगता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है ये समझना कि आखिर ये विंडफॉल टैक्स किस चिड़िया का नाम है, ठीक है ना, कि विंडफॉल टैक्स किसको बोलते हैं। देखो एक्चुअल में देखो हुआ क्या, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ना पहले तो देखो क्रूड ऑयल और जो फ्यूल एक्सपोर्ट्स होते हैं उसके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाने की बात बोली, ठीक है ना। जैसे हमारा यहाँ आप जानते हो कि क्रूड ऑयल जो है इंडिया बहुत ही छोटा सा पोर्शन इसको ना प्रोड्यूस भी करता है, यहाँ पे हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी होती है मतलब ना, और साथ ही साथ फ्यूल को एक तरह से एक्सपोर्ट भी किया जाता है कुछ हद तक। तो यहाँ पर इनके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम क्या लगाएंगे, एक विंडफॉल टैक्स लगाएंगे। बाद में काफ़ी हद तक ना इसका एक तरह से कह लो कि प्रोटेस्ट हुआ इसके अगेंस्ट, मतलब बोला गया कि नहीं अच्छा स्टेप नहीं है थोड़ा। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम इस बात को रिव्यू किया करेंगे कि क्या विंडफॉल टैक्स लगाने की ज़रूरत है या नहीं है, कब इसको हटाना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब समझते हैं कि आखिर ये विंडफॉल टैक्स जिसकी इतनी ज़्यादा बात हो रही है ये आखिर है क्या। देखो अगर आप सिंपली गूगल करोगे ना कि विंडफॉल का मीनिंग क्या है तो आपको यहाँ पे ये लिखा मिलेगा क्या, एन अमाउंट ऑफ मनी यू विन और रिसीव अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि अचानक मिला धन। देखो एग्जाम्पल सोचो, जैसे कहीं भी आप मान लो कि ना कोई बंदा है मान लो, ठीक है, वो कहीं पे काम कर रहा है किसी भी जगह पे, किसी अनएक्सपेक्टेड रीज़न की वजह से अगर उसको अचानक से कुछ पैसा मिल जाए उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं विंडफॉल गेन। सोचो आपकी मान लो आज हो सकती है सैलरी है 50,000 रुपये, ठीक है, आप बहुत ही एक ना मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, आपने लॉटरी में पैसा लगाया और सोचो अगर आपको कल को 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए, ठीक है, सिर्फ सोचने की बात है, ठीक है, मान लो 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो होगा क्या, अचानक से ही आपको इतना ज़्यादा पैसा मिल गया ना, ठीक है ना। और आपने क्या ये एक्सपेक्ट किया था? द आंसर इज नो, ये तो एक अनएक्सपेक्टेड प्राइस था। उसके साथ ही साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मान लो एक बहुत ही आप ना कोई एक छोटी सी जॉब करते हो और आपको रैंडमली कहीं पे बहुत सारा गोल्ड मिल जाए, ठीक है ना। कुछ मान लो कि कुछ मतलब किसी भी रीज़न, हमें रीज़न में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट मान लो कि आपको अचानक से बहुत सारा करोड़ों रुपए में गोल्ड मिल गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, क्या ये एक्सपेक्टेड था? द आंसर इज नो। तो इस वजह से इसको क्या बोलेंगे, एक तरह से विंडफॉल गेन बोलेंगे। अब हुआ क्या है देखो, अब एक्चुअल में ना पिछले कुछ टाइम के अंदर हमारे जो ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है ना। और इस क्रूड ऑयल प्राइस के बढ़ने की वजह से जो डोमेस्टिकली जो कंपनीज हैं जो क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है ना, या फिर जो फ्यूल एक्सपोर्ट है, इसके ऊपर जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो डिफरेंट कंपनीज काम करती हैं उनका जो प्रॉफिट था वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि अच्छा इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, बट एक एग्जॉर्बिटेंट होता है ना कि बहुत ज़्यादा उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका है। अब जब इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ, इतना अच्छा खासा विंडफॉल गेन हुआ, तो गवर्नमेंट क्या सोचेगी, गवर्नमेंट भी तो सोचेगी ना कि यार इसके ऊपर ना हमें टैक्स लगा देना चाहिए, ठीक है। जैसे सिंपली सोच रहे थे ना हम, जैसे लॉटरी की बात कर रहे थे कि मान लो आपको लॉटरी लग गई 10 करोड़ की, तो क्या 10 करोड़ के 10 करोड़ आपकी जेब में आ जाएंगे क्या? शायद नहीं। गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं यार तुम्हें भी ना यहाँ पे हमें कुछ टैक्स देना पड़ेगा। उसी तरह से जब ये पेट्रोल वाला सीन हुआ, मतलब क्रूड ऑयल वाला, तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने भी क्या बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है क्या कि ये जो आपका ना विंडफॉल गेन हुआ है, जो अनएक्सपेक्टेड गेन हुआ है आप सभी कंपनीज का, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे एक तरह का टैक्स। और जैसे ये टैक्स लगाया तो विंडफॉल गेन के ऊपर जो टैक्स लगा वो क्या बन गया, वो बन गया विंडफॉल गेन टैक्स। आई होप आपको तीनों वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। विंडफॉल का मतलब क्या था, अचानक आया हुआ प्रॉफिट, मतलब गेन भी वही चीज़ है, और उसके ऊपर जब गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया उसको क्या बोल दिया, विंडफॉल गेन टैक्स। और ये एक तरह का ना वन टाइम टैक्स है, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि आपके हर महीने आपके ऊपर लग रहा है, नहीं, आपको 10 करोड़ की लॉटरी लगी एक बार तो उस पर एक बार गवर्नमेंट लगा देगी। उसी तरह से जो क्रूड ऑयल की कंपनीज थी इनके ऊपर एक बार लगा दिया, ठीक है ना। तो एक तरह से ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स जब लगाते हैं दैट इज नोन एज विंडफॉल गेन टैक्स, जब वो विंडफॉल प्रॉफिट्स के ऊपर लगता है। वो उन्हीं सेक्टर्स के ऊपर लगेगा जिन्होंने कुछ अब नॉर्मल या फिर अबव एवरेज प्रॉफिट्स को कमाया हो, ठीक है ना। तो ये हमें समझना जरूरी था कि आखिर विंडफॉल गेन टैक्स होता क्या है। आई होप आपको समझ गए होंगे। इससे बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन शायद नहीं पूछेगा, डायरेक्टली ही आएगा कि विंडफॉल गेन टैक्स जो अक्सर न्यूज़ में आता है किससे रिलेट करता है। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। इतना पढ़ लिया दैट इज मोर देन इनफ।
ठीक है जी। अब इसी तरह से ना आपको भी बाकी टॉपिक्स भी जैसे डिफरेंट टॉपिक्स हो गए, ठीक है ना, स्टैटिक के, वहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे रखना है। स्पेशली जब मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ ना, तो इकोनॉमी में ना इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट्स हो गया या टर्मिनोलॉजीज हो गया, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी जितनी अच्छी होंगी ना, आपके उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप एक बेहतर मार्क्स लेके आ पाओ, ठीक है। इनफैक्ट जैसे हमारे जो डिफरेंट कोर्सेज आते हैं, उन सभी चीज़ों में भी ना जब हम चीज़ें डिस्कस करते हैं तो बहुत अच्छा सा हमारा फोकस रहता है कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करें, टर्मिनोलॉजीज के ऊपर फोकस रखें, और भी बाकी कंपोनेंट्स जैसे कि हो गया हमारा ना टेस्ट सीरीज का कंपोनेंट हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे एग्जाम को क्लियर करने के लिए, इनके ऊपर एडुकेट वेटेज दिया जाता है। इवन जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है दैट इज प्रारंभ, उस पर्टिकुलर कोर्स में भी ना इन चीज़ों का खास ख्याल रखा गया है। स्पेशली देखो, ये पर्टिकुलर कोर्स आपको ऑफलाइन में भी मिल जाएगा, और ऑफलाइन कोर्स में भी ना ये पूरा कोशिश रखी गई है कि जो एटमॉस्फेयर आपको मिले वो बहुत ही अच्छा मिले। साथ ही साथ जो स्टूडेंट टू टीचर रेशो है वो भी बहुत ही एडुकेट रखी गई है, ताकि आप टीचर के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओ, ठीक है ना। तो प्रॉपरली हमारी पूरी टीम ही उस हिसाब से डिजाइन है जो कहीं ना कहीं आपको आपके यूपीएससी ड्रीम को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकती है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो, ठीक है। और कुछ डाउट्स हो तो इन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। एट द सेम टाइम यहाँ पर बहुत सारे जो डिफरेंट आपको फीचर्स मिलेंगे, बीट इन फॉर्म ऑफ टेस्ट सीरीज, आपके स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक तरह से आपका ये पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है वो वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह एक्ट कर जाएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट्स डेफिनेटली दिल्ली आ सकते हैं वो ऑफलाइन इस कोर्स को ज्वाइन करें। अदरवाइज जो कुछ एस्पिरेंट्स किसी कारणवश दिल्ली नहीं आ पाएंगे, वो पर्टिकुलर एस्पिरेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन माध्यम से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। देखो, जो हमारा लास्ट वीक हमने लेक्चर लिया था ना, उसमें हमने 2 क्वेश्चन मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए थे। हम सेकंड आर्टिकल पे अभी जाएंगे, उसके पहले एक बार ना देख लेते हैं कि ये इसका क्वेश्चन आंसर क्या था। देखो, जो क्वेश्चन पूछा था ये 2017 का था। इसमें क्या था कि जीएसटी इंप्लीमेंट करने के क्या एडवांटेजेस हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब भी दिया है, और इसका एक्चुअल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। देखो, जैसे आप स्टेटमेंट 3 को पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, इट विल एनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड विल एबल इट टू ओवरटेक चाइना इन द नियर फ्यूचर। ये कह रहा है कि इंडिया में अगर जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाए, मतलब जब 2017 की क्वेश्चन है, तो जीएसटी इंप्लीमेंट होने से इंडिया चाइना को बहुत पीछे छोड़ देगा, हमारी ग्रोथ है, हमारी साइज इनॉर्मसली बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। देखो, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ना, ये बहुत ही आप देख रहे होंगे ना, ये एक तरह की एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई है, ठीक है। हम ऐसा कब बोलने लग जाते हैं कि अच्छा हम ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे तो चाइना को पीछे छोड़ देंगे, ऐसे तो पॉलिसीज में नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। और इस तरह से भी सिर्फ जीएसटी इंप्लीमेंट करने से हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे, ये तो बहुत ही एक फारफेच चीज़ लगती है। नो डाउट जीएसटी एक काफ़ी ना इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है, बट इस वजह से ऐसी स्टेटमेंट्स ठीक होना, ये चीज़ ना लॉजिकल नहीं लगता। और साथ ही जैसे ये वर्ड्स हैं इनॉर्मसली वगैरह, ये काफ़ी हद तक ना एक्सट्रीम वर्ड्स हो जाते हैं। सिमिलरली स्टेटमेंट 2 भी गलत है, काफ़ी एक्सट्रीम वर्ड्स यहाँ भी, कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो जाएगा ड्रास्टिकली, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ भी उतना ज़्यादा हमें बिलीवेबल कम लगती है। ऑप्शन ए देखें तो वो तो जीएसटी का मतलब ही यही है कि एक तरह का 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट, मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है। जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस है उसको रिप्लेस किया जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ठीक है, 2 और 3 गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स काफ़ी ना अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड इट फील्स वेरी हैप्पी कि आप सभी ना बहुत ही प्रॉपर्ली अपने होमवर्क को भी कर रहे हो। उसके अलावा एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था रिगार्डिंग ब्लैक स्वान इवेंट, एंड इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, रेयर एंड अनप्रडिक्टेबल इवेंट दैट हैज मैसिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। अगर ये आपको नहीं समझ आया कि क्या है इसका मतलब, तो देखो हमने ये पर्टिकुलर जो पहला लेक्चर था ना, आई थिंक जून के लास्ट वीक में जो हमने डिस्कस किया था, जून और जुलाई का जो स्टार्टिंग, आई थिंक जून के मंथ में, तो वहाँ पर मैंने ये ब्लैक स्वान के इवेंट को टॉपिक को डिस्कस कर रखा है। तो आप वो पर्टिकुलर लेक्चर जाके भी देख सकते हो, और आपको हेल्प हो जाएगी कि ब्लैक स्वान इवेंट आखिर होता क्या है, वो अच्छे से समझ भी आ जाएगा, राइट। अगले देखो टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज FSIB। अब ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहती है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। एक्चुअल में हुआ क्या है, एक मैं आपको 2019 का क्वेश्चन दिखाऊंगा और एक 2022 का यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिखाऊंगा। वो पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन जो हैं इसी टॉपिक के साथ कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। कैसे, उस पर डिस्कस करेंगे। देखो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ एक्चुअल में ये है कि जो दिल्ली का हाई कोर्ट है ना, उसने बेसिकली थोड़े टाइम पहले एक तरह से जो हमारा BBB है, बैंक बोर्ड ब्यूरो, उसको स्ट्रक डाउन, उसके कुछ पावर्स को कम कर दिया था। कि इस बोला गया था दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि बैंक बोर्ड्स के द्वारा जो पावर्स दे रखी हैं वो एक्चुअल में उसके पास पावर्स नहीं हैं। तो इस वजह से एक नई बॉडी को बनाने की बात करी गई थी, जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स हैं या इंश्योरेंस फर्म्स हैं, इसके रिगार्डिंग एक नई बॉडी बनाई गई थी। और वो बॉडी क्या है, वो बॉडी है FSIB, फाइनेंशियल सर्विसेज
इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। अब ये FSIB क्या काम होगा इसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इस स्लाइड पे मैं आता हूँ अभी बाद में। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या है, ठीक है। मतलब FSI पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो हुआ करता था, अब बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस कर दिया गया है बाय FSIB। तो पहले समझ लेते हैं कि भैया बैंक बोर्ड ब्यूरो का क्या काम था। देखो, जो बैंक बोर्ड ब्यूरो था ना, उसको 2016 में बनाया गया था एज अ स्टेप टुवर्ड्स बैंकिंग रिफॉर्म। आप जानते हो कि बैंक्स के अंदर ना बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है ना, जैसे NPS ज़्यादा हो गए हमारे, ठीक है ना, और भी डिफरेंट इश्यूज हैं। कई बार ना हमारा एक तरह का नेक्सस भी देखने को मिलता है कि जो बैंक के ऑफिशियल्स होते हैं, जो हायर लेवल पे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनका कहीं ना कहीं हमारे जो पॉलिटिशियंस हो गया, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हो गया, या फिर कुछ जो बिजनेसमैन हो गया बड़े बड़े ना, उनके साथ एक तरह का नेक्सस होता है। तो आपस में एक दूसरे को मतलब लोन देते रहते हैं, वो लोन बाद में NPA बन जाते हैं। तो इस तरह से इन दी एंड जो सफ़र करता है वो कौन होता है, वो टैक्स पेयर सफ़र करता है। पर ये जो मतलब बैंक्स के मतलब कुछ रिफॉर्म्स के इसलिए ज़रूरत थी। तो वहाँ पे ना तब एक PJ नायक कमेटी थी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर कमेटी। इवन इसका दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम इस पर्टिकुलर कमेटी का है कमेटी टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक्स इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये PJ नायक कमेटी ही है जो मतलब गवर्नेंस को रिव्यू करने के लिए बनाई गई थी। इस पर्टिकुलर कमेटी ने रिकमेंड किया था कि हमें एक बॉडी चाहिए बैंक बोर्ड ब्यूरो जैसी। ऑल्दो इसका नाम एक और भी नाम है, आई थिंक BIC करके, तो उसकी बात करी गई थी, पर तब तक इन्होंने बोला था कि पहले हमें बैंक बोर्ड ब्यूरो को सेटअप करना चाहिए। और जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है वो एक तरह का सेल्फ गवर्निंग ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है ना। और देखो इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास प्रोफेशनल्स होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए लाए गए थे। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, बहुत ध्यान देना है, ठीक है ना। और ये जो हमारा एक इंद्रधनुष मिशन था, जिसके थ्रू ना हम किस तरह से मतलब बैंकिंग सेक्टर को या पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिफॉर्म कर सकते हैं, रिवैम्प कर सकते हैं, उसका एक पार्ट था, ठीक है जी। तो इसके रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है कि जो भानु प्रताप शर्मा जी है उसके चेयरमैन थे, ठीक है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यहाँ पे और भी लिखा हुआ है। बट मेजर चीज़ें जो थी वो ये आपने समझ ली। और इसका मेजर काम क्या होगा, रिकमेंड अपॉइंटमेंट्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक। कि पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर डिफरेंट जो लोग होंगे वो कौन होंगे, ठीक है ना, वो जो डिफरेंट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, जैसे किसी पब्लिक सेक्टर बैंक का जो चेयरमैन होगा वो किसके द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा, वो मतलब कौन रिकमेंड करेगा उसको, वो रिकमेंडेशन आती थी किसके द्वारा, बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा, ठीक है जी। और ध्यान रखना क्या है, ये एक तरह की एडवाइजरी बॉडी है, यानी कि ये सिर्फ ना रेकमेंड करती है, ठीक है ना, फाइनल डिसीजन इसका नहीं होता। फाइनल डिसीजन कौन लेता है, फाइनल डिसीजन लेता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो PMO और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिलकर फाइनल डिसीजन लेते हैं। जो रिकमेंडेशन की पावर होती है वो आती है बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा, ठीक है। तो जैसे होल टाइम डायरेक्टर्स हो गया, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हो गया, ये सारी चीज़ें। तो देखो जब 2016 में बोला गया था ना, इनका काम था बैंक्स के लिए ये सारी चीज़ें करना, कि बैंक्स के लिए मतलब चेयरमैन हो गया या और ऑफिशियल्स हो गया, उनकी अपॉइंटमेंट को रिकमेंड करना। पर 2019 के राउंड ना इसके स्कोप को एक्सपेंड कर दिया गया। वहाँ पे जो हमारी पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज थी उनके भी चेयरमैन, MD, CMD और डिफरेंट बोर्ड पोजीशंस के लिए ये बैंक बोर्ड ब्यूरो उनको रिकमेंड करने लग गया, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ और भी काम, जैसे कि अगर बैंक को फ्यूचर में ग्रोथ करनी है उसके लिए भी बैंक को कुछ सजेशंस यहाँ पे बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा आने लग गए, ठीक है। तो ये तो हो गया बैंक बोर्ड ब्यूरो का आखिर काम क्या होता था। पर अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये बैंक बोर्ड ब्यूरो से हम क्यों शिफ्ट हो रहे हैं FSIB की तरफ। देखो एक्चुअल में ना दिल्ली हाई कोर्ट का ना एक ऑर्डर आया था। इस हाई कोर्ट के ऑर्डर में पता क्या बोला गया, उन्होंने बोला कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है ना वो कॉम्पिटेंट बॉडी नहीं है कि वो जो हमारे इंश्योरेंस से रिलेटेड है, जो स्टेट ओन्ड जनरल इंश्योरेंस है उसके जनरल मैनेजर या डायरेक्टर्स को सिलेक्ट कर पाए एक तरह से, ठीक है ना। और इस वजह से क्या हुआ, फिर जो जनरल इंश्योरेंस या पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज थी उनमें अपॉइंटमेंट हो नहीं पा रही थी। क्यों, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर के थ्रू इसको रोक दिया था एक तरह से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दिक्कत आ गई थी। इस वजह से सोचा गया कि हमें एक नई बॉडी बनाने की जरूरत है जिसके पास ये पावर्स हो कि वो इंश्योरेंस, जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज के टॉप ऑफिशियल का जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा पाए। और इसका रीज़न क्या था, देखो ये इसके पीछे ना एक्चुअल में एक लीगल इशू था कि जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक स्कीम्स है ना ऑफ 1970-80 उसके अंदर ये पावर्स नहीं दे रखी, मतलब कि एक तरह की कोई बॉडी इसको दे पाए फॉर इंश्योरेंस। जो जनरल इंश्योरेंस जैसे कंपनीज होती हैं उनके रिगार्डिंग ये पावर नहीं दी गई थी। तो अभी जब FSIB बन गया है, ठीक है ना,
तो उसके अंदर क्या होगा, मतलब बेसिकली अभी जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है इसने बोला है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को कि आप इस पर्टिकुलर स्कीम में कुछ चेंजेस लेके आइए ताकि ये चीज़ को किया जा पाए। देखो अगर थोड़ा टेक्निकल लग रहा है तो डरना नहीं, मैं एक बार रिविजिट करवा देता हूँ। देखो बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम क्या था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के डिफरेंट पोजीशंस के लिए अपॉइंटमेंट को रिकमेंड करना था, ठीक है। बाद में ये चीज़ करने लग गए जो इंश्योरेंस कंपनीज है उसके लिए भी, पर फिर दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर ने बोला कि नहीं, ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस स्कीम के अंदर ये चीज़ मेंशन नहीं है, तो इस वजह से ये चीज़ नहीं हो पाई। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली जो कैबिनेट की तरफ से जो अपॉइंटमेंट कमेटी है उसने क्या बोला कि हमें क्या चाहिए, हम मूव करेंगे बैंक बोर्ड ब्यूरो से एफएसआईबी की तरफ। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर जो स्कीम है इसमें कुछ चेंजेस लेके आएंगे ताकि ये इंश्योर किया जा पाए जो एफएसआईबी है वो ये सारी चीज़ें कर पाए कि किस तरह से रिकमेंडेशन करी जाती है। ये है पूरा मुद्दा एफएसआईबी का, ठीक है जी। तो ये हो गया एफएसआईबी, क्या हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो को बोलते हैं एफएसआईबी, ठीक है। और ये फ्रेमवर्क किसके द्वारा प्रपोज किया गया है, जो अभी पढ़ा था ना डीएफएस पीछे, तो वो डीएफएस क्या है, वो डीएफएस है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ ये गाइडलाइंस एक तरह की इशू करेगा कि जनरल मैनेजर को अगर सिलेक्ट करना हो, डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करना हो, ये किसके द्वारा किया जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो हमारे प्रताप भानु शर्मा जी थे, ठीक है ना, जो बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन थे, ठीक है ना, उनको ही फर्दर इसको मतलब ना अभी एफएसआईबी के पहले चेयरमैन भी उनको ही बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर भी देखो जो इनको अपॉइंट किया जाता है, एक तरह से जो नॉमिनेट किया जाता है, ये नॉमिनेट किए जाते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि चेयरमैन चाहे वो बैंक बोर्ड ब्यूरो का हो या चेयरमैन अभी जो एफएसआईबी का हो, ये किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है, ये अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा देखो सेक्रेटरीज होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, जैसे एडा वगैरह या आरबीआई के मेंबर्स भी इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट लोग जो इस पर्टिकुलर सेक्टर से मतलब लिंक रखते हैं कहीं ना कहीं, उनको यहाँ पे इस पर्टिकुलर का इस एफएसआईबी बोर्ड में बेसिकली जो ब्यूरो है उसके अंदर ये हो सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसके भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे हम अभी पीछे देख रहे थे ना, ग्रोथ स्ट्रेटजीज को भी बता सकता है बैंक्स को, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हैं। साथ ही साथ ये एक तरह का डेटा बैंक भी बनाएंगे, ठीक है ना। डेटा बैंक किस चीज़ के रिगार्डिंग, कि पब्लिक सेक्टर बैंक किस तरह से काम कर रहे हैं, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो कैसे काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज कैसे काम कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिफरेंट चीज़ें एफएसआईबी के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि बैंक बोर्ड ब्यूरो के क्या क्या काम करता था, उसके अंदर क्या इश्यूज आए जिसकी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से किस तरह से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या कैबिनेट, अभी जो कैबिनेट के अंदर डिसीजन हुआ है, किस तरह से हम बैंक बोर्ड ब्यूरो से शिफ्ट होकर कहाँ आ रहे हैं, एफएसआईबी की तरफ, राइट है जी। तो काम मोर और लेस वही है, ठीक है ना, बस क्योंकि वो उसके लिए पॉसिबल नहीं था ये चीज़ें रिकमेंड करना एज पर द कोर्ट ऑर्डर, तो इस वजह से एफएसआईबी को बनाया गया है। अब देखो जैसा कि मैं आपको बता रहा था 2019 के अंदर एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था, ठीक है। आई एम वेरी श्योर आप इसको आंसर कर पाओगे, ठीक है। इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे कमेंट्स में कि 1 का क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन यूपीएससी 2019 का। साथ ही साथ यूपीएससी 2022 में अभी बहुत ही रिसेंटली 1 महीना पहले ही ना इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आप पढ़ोगे कि बैंक बोर्ड ब्यूरो के रिगार्डिंग है कि तीनों स्टेटमेंट्स को आप अच्छे से एनालाइज करोगे एंड उसके बेसिस पे बताओगे कि यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन एंड इसका भी आप ए, बी, सी या डी जो भी आंसर होगा वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे ताकि मुझे पता लग पाए कि आपको कितनी चीज़ें समझ आई हैं, ठीक है। अब अगले साल अगर क्वेश्चन आएगा ना तो यहाँ एफएसआईबी लिखा होगा, ठीक है ना, क्यों अगले साल, क्योंकि मतलब अगर नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो क्योंकि ये बॉडी ही एक तरह से चेंज कर दी गई है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आज हमने डिस्कस कर भी लिया। इसके अलावा भी देखो आपको कोई लगता है कि कोई टॉपिक है जो शायद ना कि काफ़ी बार देखो मैं तो वैसे मैं काफ़ी सारी जगह डिफरेंट सोर्सेज को रेफर करता ही हूँ, बट कई बार आपको लगे कि सर एक कोई पर्टिकुलर कोई एडिटोरियल है या फिर ना कोई और चीज़ जो चाहते हो कि इस नेक्स्ट वीक जो आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीक डिस्कस करूं, आप नीचे इसके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि सर ये पर्टिकुलर आर्टिकल आया था एक न्यूज़पेपर में और अगर हो पाए तो आप इसको समझा दीजिए। तो अगर देखो वो पर्टिकुलर आर्टिकल मुझे लगा कि यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है तो मैं डेफिनेटली उसको नेक्स्ट वीक में आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, ठीक है ना। तो आपका भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, आपको भी थोड़ा और एक्साइटमेंट आएगी कि कैसे पढ़ना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप भी नीचे मेंशन कर सकते हो। मैं डेफिनेटली यूपीएससी रेलेवेंट चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। देखो एक्चुअल में ना क्या है, इकोनॉमी बहुत ही एक वाइड टॉपिक है और हो सकता है देखो बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में आती हैं, जैसे कभी फेड के कुछ चेयरमैन ने कुछ बोल दिया या लास्ट वीक उससे पहले एफओएमसी की मीटिंग थी। इस तरह से बहुत सारी कुछ ना कुछ मीटिंग्स होती रहती हैं। अगर हम हर चीज़ को इस तरह से डिस्कस करने लग गए ना तो हम इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने लग जाएंगे। तो इस वजह से मैं कोशिश वही करता हूँ वो आर्टिकल लाने की जो यूपीएससी के लिए रेलेवेंट हो और उसके हम स्कोप से बाहर ना जाएं।
तो आप भी इंश्योर कीजिए कि अगर कोई ऐसा आर्टिकल आता है आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, आप मुझे वो बता सकते हो, मैं अकॉर्डिंगली उसको डिस्कस कर लूँगा। ठीक है जी। तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पर हार्डवर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो। गुड बाय एंड गुड लक।